हेलो। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी और पॉलिटी में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिकली आइडिया यह है कि मुझे खुद रिवाइज़ करना है, तो मैं कैसे रिवाइज़ करूँगा स्क्रिबल कर करके। इससे अगर आपको बेनिफिट हो जाए तो बहुत बढ़िया बात, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब बना था, कितने दिन लगे थे, इसमें कितने पार्ट्स हैं, ये सब बातें अभी के लिए मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं जहाँ अटकता हूँ वो है आर्टिकल्स, ठीक है। सीधे आर्टिकल से शुरू करेंगे। पहले आ जाता है पार्ट 1, आर्टिकल 1 से 4 तक। ये क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसी में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। इसके चारों आर्टिकल्स को मैं नहीं पढ़ रहा अभी। पार्ट 2 में आ जाती है सिटीजनशिप, 5 से 11 तक। बेसिकली कौन इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, इंडिया में एक से ज़्यादा सिटीजनशिप नहीं रख सकते आप, इस तरह की चीज़ें इनमें लिखी हुई हैं। ये भी मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता कंपेयर्ड टू द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। सबसे मेन आ जाता है पार्ट 3, ठीक है। इसी को बोल देते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले आर्टिकल 12 पे आ जाते हैं। इसमें डिफाइन किया गया है स्टेट को। स्टेट क्या है? सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। गवर्नमेंट की कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी, अरे यार, या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से पावर डिराइव कर रही हो, वो सब आ जाता है स्टेट में। आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा वो वॉइड माना जाएगा, यानी कि वो वैध नहीं होगा। कुल मिला के आप ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता हो, ठीक है। अब होते हैं फंडामेंटल राइट्स शुरू। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले आ जाता है राइट टू इक्वलिटी। इसमें आ जाते हैं आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी आ जाते हैं हम आर्टिकल 14 पे। ये क्या बोलता है? इसमें दो चीज़ें हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है तो मुझे खांसी होती रहेगी बीच बीच में। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश कंसेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक अमेरिकन कंसेप्ट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव फ्रेज है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव फ्रेज है। इसका क्या मतलब है? नेगेटिव का ये मतलब नहीं कि ये कोई हमारे नुकसान की बात है। इसका मतलब है ये कुछ करने से रोकता है। जैसे नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये कहता है कि नो वन इज अबव लॉ, लॉ से ऊपर कोई नहीं है। तो नहीं आ गया ना, इसलिए इसको नेगेटिव बोलते हैं। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसमें इसका मतलब है कि इक्वल नहीं सॉरी लॉ विल ट्रीट individuals in same circumstances as equal। कुल मिला के अगर दो लोग हैं, उनके सेम सर्कमस्टांसेस हैं, मतलब मान लो मैंने किसी का मर्डर कर लिया और किसी अमीर आदमी ने भी किसी का मर्डर कर दिया, तो हम दोनों ने सेम क्राइम किया है, तो लॉ हम दोनों को सेम ट्रीट करेगा। बस ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। बाकी फैंसी शब्द
ये लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। ये दो चीज़ों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी था आर्टिकल 14 में, ठीक है। याद रखना, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कंसेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कंसेप्ट है, ठीक है। इसको लेके कुछ वियर्ड लिंक है मेरे मन में। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि अमेरिका में गन लाइसेंसेस बड़ी आसानी से मिलते हैं, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपको, तो प्रोटेक्शन वाले अमेरिकन कंसेप्ट है, तो दूसरा जो बचा वो ब्रिटिश हो जाएगा, ठीक है। दिस माइट साउंड सिली टू यू, लेकिन मेरे लिए काम करती है चीज़। अब आ जाते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 आपने मूवी भी देखी होगी शायद। आर्टिकल 15 बोलता है, एक मिनट, आर्टिकल 15 बोलता है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कुछ ग्राउंड्स हैं इस पे, जैसे रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, और क्या था, रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, यार एक बोल रहा हूँ मैं, रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, लेट मी थिंक, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ अभी। हाँ, सेक्स, सेक्स मतलब जेंडर, दूसरा वाला सेक्स नहीं। इन 5 ग्राउंड्स पे स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। मतलब आपको सरकार ये नहीं कह सकती कि आप इस धर्म के हो तो आपको फॉर एग्जांपल नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर आप कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ना ही आपकी जाति पूछी जा सकती है, और ना ही कोई ये नहीं कह सकता कि साउथ इंडियंस के साथ अलग ट्रीटमेंट करेगी सरकार और नॉर्थ इंडियंस के साथ अलग, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के साथ अलग, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, आप भारत में कहीं पर भी पैदा हुए हैं तो आपको भारत सरकार एक ही जैसा देखेगी। और सेक्स, डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, मेल हो कि फीमेल हो कि थर्ड जेंडर हो, आपको सरकार आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, ठीक है। तो आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लॉज यही बोलता है। सेकंड क्लॉज बोलता है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए सरकार स्पेशल लॉज बना सकती है, मतलब इनको अपलिफ्ट करने के लिए सरकार स्पेशल लॉज बना सकती है, ठीक है। तीसरा आ जाता है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी अलग से लॉज बन सकते हैं, ठीक है। देखो ये सारी क्या एक्सेप्शंस है, नीचे वाली, ऊपर वाली में क्या कह दिया कि इन चीज़ों पे हम तुम्हें वो नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। फिर एक्सेप्शन बता दी कि नहीं ठीक है, सेक्स के बेस पे वैसे तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि वुमेन की कंडीशन इंडिया में उतनी अच्छी नहीं है हिस्टोरिकली, क्योंकि हमारी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, तो उनको अपलिफ्ट करना ज़रूरी है, उनके साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना ज़रूरी है, तो इसलिए वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए हम स्पेशल लॉज बना सकते हैं। फिर बैकवर्ड क्लासेस, इंडिया में कुछ क्लासेस, कुछ वर्ग जाति के आधार पर खास करके वो बैकवर्ड रह गए, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी नियम बन सकते हैं, ठीक है। और चौथा है SC ST के लिए भी नियम बनाए जा सकते हैं, उनको भी अपलिफ्ट करने के लिए। और आजकल 5वां भी आया है EWS के लिए, ठीक है। पानी पी लूँ मैं। लेट मी कंफर्म मैंने सही तो लिखा कि नहीं।
मैंने गलत बता दिया, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बताया मैंने। देखो, इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि जो पहली वाली बात है ना, रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, इस पे कौन कौन आपके खिलाफ वो नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता? स्टेट। सरकार आपके साथ इन चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। और दूसरा इसका क्लॉज ये था, 1 सेकेंड, दूसरा क्लॉज ये था कि ना, इन्हीं सभी उस पे बेसिस पे आपको पब्लिक प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स क्या बोलते हैं इसको, जो भी, बेदिंग घाट्स, वेल्स, मतलब कुएं वगैरह, जो भी एक कॉमन चीज़ें होती है ना, उनसे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। और ये डिस्क्रिमिनेशन, ये वाला राइट जो है सेकंड क्लॉज, ये स्टेट भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, और ना ही एक प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब प्राइवेट भी आपके साथ ये इन जगहों पर वो नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, अगर एक रेस्टोरेंट है और उसमें आप जाते हो, पब्लिक रेस्टोरेंट है, सब जा रहे हैं, लेकिन आपको रोक दिया जाता है आपके रिलीजन या कास्ट या रेस की वजह से, तो आप जाके आप कोर्ट जा सकते हो ये बोल के कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। तो मतलब आपको कोई भी इन चीज़ों के बेस पे, या जैसे सेक्स के बेस पे, आपने वो सुना होगा सबरीमाला टेम्पल, सबरीमाला ही था ना, जिसमें वुमेन की एंट्री बैन थी, तो वो इसी राइट का हनन था। ठीक है। फिर थर्ड में आ जाते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज। फोर्थ में आ जाता है बैकवर्ड क्लासेस की जनरल एडवांसमेंट, मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं। बैकवर्ड क्लासेस में क्या आता है? SC ST OBC। और फिफ्थ क्लॉज बोलता है कि SC ST OBC के लिए ही एजुकेशनल रिजर्वेशन भी, इस रिजर्वेशन का भी प्रावधान है। और फिफ्थ वाला EWS, ठीक है, इनके लिए भी बनाया जा सकता है। ठीक है। 103rd अमेंडमेंट 2019। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 16 पे। इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।
कोई भी सरकारी नौकरी होगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हुई होती है, उसमें आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो पहला क्लॉज सेम ही है, आपके साथ इन सब चीज़ों के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। ठीक है। ठीक है, इसके 1 and 2 क्लॉज में वही है जनरल बात कि आप ऊपर दिए गए सब चीज़ें ना, इनके बेस पे नो डिस्क्रिमिनेशन करोगे। ठीक है। और इनमें 2 चीज़ें और जोड़ दो। ऊपर क्या था? रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स। इसमें जोड़ दो डिसेंट। यानी आप किसी खास परिवार से आ रहे हो, उस बेस पे भी आपके साथ वो नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। और रेजिडेंस भी जोड़ दो, आपकी खास जगह पे रह रहे हो तो उस बेस पे भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। और पहला दूसरा यही बोलता है। तीसरा क्लॉज क्या बोलता है कि रेजिडेंस एक्सेप्शन है। कहने का मतलब सरकार ये ज़रूर बोल सकती है कि ये नौकरी इस खास जगह पे रहने वालों के लिए ही है। ठीक है। अभी ऊपर देखा कि उस पेज पे नहीं करेंगे, लेकिन अभी एक्सेप्शन आ गई वही चीज़। चौथा क्या था? फिर वही रिजर्वेशन किसके लिए होती है? बैकवर्ड क्लासेस के लिए होती है। 4A भी है इसमें। हाँ, जॉब्स, ये थी रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास इन जॉब्स। उसके बाद प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलती है। प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलती है। ठीक है। और 4B भी है शायद इसमें। हाँ, कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल ये बोलता है कि अगर किसी साल में जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए वैकेंसीज थी वो बच जाती हैं, अनफुलफिल्ड चली जाती हैं, तो वो अगले साल भी बैकवर्ड क्लासेस में ही आएंगी, मतलब उसी में ऐड होकर आएंगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। ठीक है। उनको ऐसा नहीं है कि अगर बच गई तो अगले साल न्यूट्रलाइज कर देंगे, और वो उन्हीं के लिए रिजर्व्ड ही रहेंगी। फिफ्थ है कि रिलीजियस ऑफिस में भी आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि कोई ऐसा पद है जहाँ पे कुछ धार्मिक पद है। ठीक है, जैसे श्राइन बोर्ड वगैरह होते हैं ना, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, तो उसमें ऑब्वियसली हिंदू ही कोई उस ऑफिस को संभालेगा। आप राइट्स के नाम पे ये नहीं बोल सकते कि अब वहाँ पे किसी और धर्म के आदमी को बिठा दो। ठीक है। इसी तरह सेम मुस्लिम्स में भी होता है। तो रिलीजियस ऑफिस में एक्सेप्शन अलाउड है। और ये लास्ट में सब में EWS जोड़ देते हैं। देखो, राइट टू इक्वालिटी था 14 से 18 तक, 14 कर लिया, 15 कर लिया, 16 भी कर लिया। अब आ जाते हैं 17 पे। 17 क्या था? अनटचेबिलिटी के खिलाफ। जो भी है यार, स्पेलिंग में भूल जाता हूँ लिखते लिखते। तो आप अब अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ठीक है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया था और कहा था कि अनटचेबिलिटी का मतलब है जो हिस्टोरिकल इसका मीनिंग है, छुआछूत।
कि आप किसी इंसान को इतना नीचा समझ रहे हैं कि आप उसको छूने से भी परहेज कर रहे हैं, तो वो है अनटचेबिलिटी। क्योंकि अगर कोई वर्ड डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको कौन डिफाइन करता है फिर? जुडिशरी, यानी कि कोर्ट्स। तो कोर्ट ने कहा था कि अनटचेबिलिटी क्या है, इसका जो हिस्टोरिकल मीनिंग है वही इसका यहाँ पे मीनिंग है, ना कि लिटरल मीनिंग। ठीक है। 18 है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आप किसी भी भारत का कोई भी नागरिक कोई टाइटल नहीं लेकर चल सकता, जैसे कि मैं राज बहादुर या इस तरह के महाराजा, इस तरह के टाइटल्स आप नहीं लगा सकते। और ना ही आप किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे जिनको नाइटहुड मिलता है ब्रिटेन में, तो उनको सर बोलते हैं, सर सर आइजैक न्यूटन। ठीक है। लेकिन इंडिया का कोई नागरिक है तो वो सर अपने नाम के साथ यूज़ नहीं कर सकता, एटलीस्ट बिना परमिशन के तो नहीं कर सकता, उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, और इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं, एकेडमिक एंड मिलिट्री। इन 2 के टाइटल्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मिलिट्री से कोई रिटायर्ड हो गया, मान लो मेजर, तो वो जीवन भर अपने नाम के आगे मेजर को यूज़ कर सकता है। और वैसे एकेडमिक में कोई डॉक्टर को या प्रोफेसर, इस तरह के जो टाइटल्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इक्वालिटी में इतना ही था, इक्वालिटी ख़त्म। अब आ जाता है राइट टू फ्रीडम। इसमें आ जाते हैं 19 से 22 तक। 19 है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, थॉट एंड बिलीफ। ठीक है। इसके अंदर 6 सब क्लॉजेस आ जाते हैं, ए बी सी, अरे यार डी ई एफ जी। ठीक है। ए बोलता है, ए तो यही था, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, थॉट एंड बिलीफ। बी बोलता है कि आप कहीं पर भी असेंबल हो सकते हो पीसफुली, यानी कि आप हथियार लेके कहीं पे असेंबल नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह करना चाहते हो तो आप असेंबल हो सकते हो। सी बोलता है कि आप एसोसिएशन बना सकते हो। डी बोलता है आप कंट्री में मूव कर सकते हो कहीं पर भी। अब इसमें कुछ ऑब्वियस एक्सेप्शंस हैं, जैसे कंट्री में मूव कर सकते हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाओ बिना पूछे। ठीक है। ई बोलता है आप कहीं पर भी अपनी मर्जी से, अब आपने मूव तो कर लिया तो कहीं रिसाइड भी करोगे तो आप रिसाइड भी कर सकते हो कहीं पर भी। एफ बोलता था कि ये आपको राइट टू प्रॉपर्टी दिया करता था, लेकिन अब ये नहीं है, अब इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया है। अब ई के बाद सीधा जी बचता है। डिसाइड कर सकते हो और कोई भी प्रोफेशन अपनी मर्जी का, वे यार मर्जी कैसे लिखते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी प्रोफेशन आप चुन सकते हो। ठीक है। ये था 19 के 6 क्लॉज याद रखना। एफ वाला हट चुका है, एफ वाला था राइट टू प्रॉपर्टी। तो अब अगर राइट टू प्रॉपर्टी अब अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो ये क्या राइट ही नहीं है? राइट तो है। अब यह है एक लीगल राइट, यानी कि राइट तो है लेकिन अब फंडामेंटल राइट नहीं है। अब आप इसके वायलेशन होने पे आर्टिकल 32 का यूज़ करके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है जी। अब आ जाते हैं 20 पे। आर्टिकल 20 बोलता है राइट अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ऐसे ही उसका नाम
इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। नो पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि आपने आज, अच्छा पहले मैं बता ही देता हूँ। नो डबल जेपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब है कि अगर आपने क्राइम कोई आज किया है तो आज का जो लॉ है, आज की तारीख में जो लॉ है कंट्री में, वही आप पे लागू होगा, उसी लॉ के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं आप कह सकते कि चलो आज इसने वो कर दिया तो आज मान लो उस लॉ के तहत सज़ा है 10 साल की, तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि कल को सरकार आए तो बोले कि हम ना अब इसकी सज़ा बढ़ा के कर रहे हैं 20 साल की और इसको लागू कर देंगे हम जिस पॉइंट पे क्राइम हुआ था उससे भी पहले लागू कर देंगे, तो ले अब 20 साल की सज़ा भुगत। जैसे ही 20 साल की होने वाली होगी फिर वो दोबारा लॉ बना देगा, बोलेगा अब 40 साल की भुगत। तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस टाइम पे आपने क्राइम किया है उस टाइम पे जो सज़ा है, जो भी कानून है, वही आप पे लागू होगा। ठीक है, याद रखना ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस पे है, सिविल केसेस पे नहीं है। कहने का मतलब अगर कोई मान लो सिविल केसेस क्या होते हैं, मतलब जो भी क्रिमिनल केस नहीं है वो सिविल केस होता है, फैमिली वगैरह वाले हो गए या फिर टैक्स वैक्स के कोई केस हो गए, तो इस पे जरूर सरकार ऐसा कर सकती है कि लो हमने लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया बैक डेट से। ठीक है, बस ये क्रिमिनल लॉज में नहीं हो सकता ऐसा। नो डबल जेपार्डी, आपने एक बार सज़ा की है, 1 क्राइम इक्वल टू 1 पनिशमेंट। सरकार ये भी तो कर सकती है कि ठीक है इस साल अभी के हिसाब से 10 साल की पनिशमेंट है, लेकिन इसको 10-12 बार पनिशमेंट दे देते हैं तो 120 साल की पनिशमेंट भुगतो। ऐसा नहीं हो सकता, आपने एक क्राइम किया तो उसकी आपको एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको यू कैन नॉट बी कंपेल्ड, आपको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप अपने खिलाफ गवाही दो या खुद कबूलो कि मैंने क्राइम किया। ठीक है, अब आ जाते हैं 21 पे। 21 आता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब आपका जीने का अधिकार। अच्छा याद रखना कि ये दोनों आर्टिकल्स हमेशा लागू रहते हैं, इमरजेंसी में भी। ठीक है, इमरजेंसी में भी आपको ये 3 हक मिलते हैं। इमरजेंसी में भी आपको राइट टू लाइफ मिलता है। राइट टू लाइफ का सिंपल मतलब ये है कि कोई भी आपकी जान नहीं ले सकता, लेकिन सरकार आपकी जान ले सकती है विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। याद रखना ये बड़ा ज़रूरी है। कहने का मतलब है कोर्ट ने अगर किसी को फांसी सुनाई तो वो आर्बिट्ररी फांसी नहीं सुना सकती, वो देखेगी कि क्या ये उसको कानून के रास्ते से ही बनानी पड़ेगी। अब देखो, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जुडिशरी ये क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। लेजिस्लेचर इसने कह दिया कि जिसने जो भी नॉर्थ की तरफ सर करके सोता है उसको 10 साल की सज़ा दे दो। ठीक है, सॉरी उसको फांसी दे दो। अब प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय का मतलब, बाय लॉ का मतलब है कि जो जुडिशरी है ना, जजेस हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि क्या रिडिकुलस कानून है कि यार नॉर्थ की तरफ सर करके सोया तो फांसी दे दो।
वो बस ये देखेंगे कि क्या क्या कानून में ये लिखा है, हाँ लिखा है, क्या ये आदमी उस तरफ सर करके सोया था, हाँ सोया था, तो इसको दे दो। ये होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, मतलब कानून में जो लिखा है और क्या इस आदमी ने वो किया है कि नहीं। बस जुडिशरी अंधी है, वो ये नहीं देखेगी कि कानून सही है कि गलत है, ठीक है। लेकिन ये तो ऑब्वियसली गलत बात है, ऐसे तो फिर लेजिस्लेचर को इसके पास अंधी पावर हो गई कि कुछ भी कानून बना सकती है। इसलिए दूसरी चीज़, दूसरा कंसेप्ट एक आता है, उसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें क्या होता है ना, जुडिशरी देखती है कि क्या जो ये है लॉ है ये ढंग का है भी, मतलब वैलिड है भी। अगर वैलिड लॉ है और बंदे ने क्राइम किया है तो फिर ये उसकी लाइफ ले सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ में जुडिशरी अंधी होती है, वो ये देखती है कि लकीर की फ़कीर होती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कानून की आंखें खुल जाती हैं, वो ये देखता है कि ये तो यार लॉ ही बड़ा रिडिकुलस लॉ है, तो ये तो वैलिड नहीं है, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ मैंने सही भी बताया कि नहीं। हाँ, ओरिजिनली प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ ये था, फिर मेनका गांधी केस आया था जिसमें कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर दिया था अमेंड करके, ठीक है। आर्टिकल 22 रह रहा अपना, इसमें बात होती है अरेस्ट एंड डिटेंशन की। अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट दो तरह के होते हैं, प्यूनिटिव, प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव होता है आपने क्राइम किया और आपको अरेस्ट कर दिया गया। प्रिवेंटिव होता है आपने क्राइम किया नहीं है लेकिन सरकार को शक है कि आप क्राइम कर सकते हो, तो वो आपको अरेस्ट कर देगी, ठीक है। प्रिवेंटिव, ताकि प्रिवेंट किया जा सके जब भी आपके दिमाग में गलत काम चल रहा है। प्यूनिटिव में अगर आपको सरकार अरेस्ट करती है तो आपके पास कुछ हक हैं। पहला हक कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, आपका जानना ये हक है कि आपको किस लिए अरेस्ट किया गया है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी करवानी पड़ेगी, इसमें ट्रैवलिंग का टाइम भी इंक्लूडेड होता है। तीसरा, 24 घंटे के अंदर अगर मैजिस्ट्रेट अलाउ नहीं करता है, पुलिस को नहीं बोलता है कि इसको और उसमें जेल में रखो, तो पुलिस को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यही था क्या? हाँ, राइट टू कंसल्ट अ लॉयर भी है, कंसल्ट अ लॉयर। याद रखना ये चारों चीज़ें किसको नहीं मिलती हैं, एनिमी, एनिमी एलियन को, मतलब एलियन आ जाते हैं ना कभी कभी धरती पे। एनिमी एलियन का मतलब होता है जैसे पाकिस्तानी हो गए, तो पाकिस्तानी को अगर पकड़ लिया तो उसको ये सब इतना ड्रामा करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और किसको नहीं मिलता यार, दो थे। हाँ, एनिमी एलियन को भी नहीं मिलता, और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है इसके तहत जो जिनको अरेस्ट किया गया उनको भी ये सब हक नहीं मिलते हैं।
हाँ, आयत 23 और 24 पे ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23 में बोलता है कि आप नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो यानी आप इंसानों को ट्रैफिक नहीं लगवा सकते हो, मतलब आप इंसानों की तस्करी नहीं कर सकते। ठीक है, मेनली तो इसमें यही है। और 24 में बोलता है कि नो चाइल्ड लेबर। अब देखो, नो चाइल्ड लेबर का मतलब है कि 14 साल से कम के बच्चे, नो लेबर, इनसे आप काम ही नहीं करवा सकते कुछ भी। लेकिन जो 14 से 18 के बीच के बच्चे हैं, इनसे कोई भी हजार्डस काम नहीं करवा सकते, जैसे माइंस या फिर वो पटाखे की फैक्ट्री में, उनमें नहीं लगा सकते आप। ठीक है, 14 से 18 साल के बच्चे के, और 18 साल से ऊपर के तो वर्किंग पॉपुलेशन में ही आ जाते हैं। ठीक है, कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? हाँ, 23 में एक और चीज थी, नो फोर्स्ड लेबर। फोर्स लेबर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करा रहा है। अगर आपको कोई काम करवा रहा है एंड लेस देन मिनिमम वेज दे रहा है, तो इसका मतलब आप, वो भी फोर्स्ड लेबर में आएगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि सरकार आपको कंपलसरी सर्विस के लिए बुला सकती है। ठीक है, कोई वॉर वगैरह हो जाए तो उसमें आपको कंपलसरी सोशल सर्विस के लिए बुलाया जा सकता है, ये कंट्री की सर्विस के लिए। लेकिन जब उसमें बुलाया जाएगा तो कुछ ग्राउंड्स पे वो नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। क्लास, आप अमीर हो कि गरीब हो, इस पे ये नहीं देखा जाएगा। ठीक है, रिलीजन, हाँ, इस खास जाति के ही लोग आएंगे या इस खास धर्म के ही लोग आएंगे, ये भी नहीं देखा जाएगा। ना देखा जाएगा कि आप अमीर हो गरीब हो। ठीक है, कंपलसरी सर्विस है, मतलब ऐसा कहाँ होता है ना, उसमें शायद साउथ कोरिया में होता है, वहाँ पे बीटीएस वगैरह को भी वहाँ जाना पड़ता है आर्मी में सर्व करने के लिए। ठीक है, तो क्लास, रिलीजन और शायद रेस था क्या जो था, हाँ, रेस के बेस पे भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखना, इसमें सेक्स नहीं लिखा है, तो जेंडर के बेस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। यानी कि सरकार ये ज़रूर बोल सकती है कि सिर्फ मैन चाहिए इस सर्विस के लिए, तो जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। इन 4 ग्राउंड्स के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये है 25 से 28 तक। 25 में बोलता है कि आपके पास फ्रीडम है टू बिलीव, अबे नहीं यार, मैं तो खुद ही भूलने लग गया हूँ। यहीं से कर लेते हैं। आर्टिकल 25 में इंडिविजुअल राइट्स है, मतलब एक व्यक्ति, इसके कुछ सब क्लॉजेस हैं। वो कंसाइंस यानी कुछ भी मान सकता है, धर्म अपना प्रोफेस कर सकता है,
ठीक है। कंसाइंस मतलब उसको आप भगवान के साथ कैसा रिश्ता जोड़ना वो उसकी मर्जी है, ठीक है। प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। मतलब आप मानते हो एक चीज़, फिर आप पूजा अर्चना कर रहे हो तो प्रैक्टिस कर रहे हो। राइट टू प्रोपगेट, आप धर्म का प्रचार कर सकते हो, लेकिन याद रखना फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं करनी है धर्म का प्रचार करते करते, ये ना कुछ लोग करते हैं पता ना। और हाँ, बस ये याद रखना कि कृपान रख सकते हैं सिख लोग, और जो हिंदूज लिखा हुआ है इसमें, उसमें सिख, जैन, बुद्धिस्ट ये सारे भी शामिल है। आर्टिकल 26 देखो, ऊपर वाला इंडिविजुअल को लेके था, एक इंसान क्या क्या कर सकता है धर्म, अपने धर्म के लिए, अपने धर्म को लेकर। आर्टिकल 25 है ग्रुप के लिए, इस आर्टिकल 26 है ग्रुप के लिए, यानी तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे ना जो एक ही चीज़ में मानते होंगे, एक ही धर्म में मानते होंगे, उनके क्या क्या हक हैं। तो धार्मिक और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाना, अपने धर्म से जुड़े मैटर्स को मैनेज करना, ठीक है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज खरीद सकना, ठीक है। हाँ, सबरीमाला टेम्पल वाली बात कर रहा था ना मैं, तो उसमें आर्टिकल 25, क्योंकि 25 तो इंडिविजुअल को सारे राइट्स देता है कि वो भगवान के साथ जैसा भी रिश्ता बनाना चाहे, ठीक है। लेकिन 26 वाला ये भी तो बोलता है कि रिलीजियस जो डिनोमिनेशन है, मतलब रिलीजियस जो अफेयर्स हैं उसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, वो खुद मैनेज कर सकते हैं। तो यही उनका तर्क था कि हम तो भाई टेम्पल वाले हैं, तो ये तो एक धार्मिक मसला है, आप क्यों बीच में आ रहे हो। फिर पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ हो गया था, वुमेन को अलाउड कर दिया था। 27 में बोलता है कि आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा अगर आप अपने धर्म को प्रमोट करोगे तो, ठीक है। लेकिन फीस जरूर ली जा सकती है, जैसे आप कहीं जाते हो ना घूमने, तो वहाँ पे आपको सर्विसेज जो मिलती हैं तो उसके लिए आपसे फीस ली जा सकती है। अच्छा, टैक्स और फीस में फ़र्क क्या होता है। टैक्स होता है कि आप इस खास धर्म के हो, इस वजह से टैक्स दो, इस वजह से पैसा दो सरकार को। फीस होता है कि आप किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो जो सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है उस जगह पर, तो आप उसकी फीस दे रहे हो। 28वां है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन स्कूल्स। अगर कोई स्कूल पूरी तरह से वो है, स्टेट मैनेज करती है, तो उसमें आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। अगर स्टेट एडमिनिस्टर करती है लेकिन कोई ट्रस्ट के अंदर वो है, तो फिर परमिटेड है, आप उसमें वो दे सकते हो, ठीक है। जैसे गुरुकुल मदरसा हो गए। रिकग्नाइज्ड बाय द स्टेट, सरकार से मान्यता प्राप्त है, तो वॉलेंटरी है, बच्चे की मर्जी है, अगर वो करना चाहे उसमें पार्टिसिपेट तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और अगर एड मिल रही है सरकार से, ठीक है, गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल हेल्प कर रही है, तो उसमें भी वॉलंटरी है। यार मेरा गला बैठ रहा है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। थैंक यू।